बैक टू माई चैनल। हम आज ये पार्ट बी में देखने वाले हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ इनफर्टिलिटी। हम देखेंगे कि इनफर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशंस कैसे कैसे किए जाते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप में किए जाते हैं, मतलब दो लेवल में किए जाते हैं, जैसे लेवल 1 एंड लेवल 2। अब जो लेवल 1 है वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी केयर किससे की जाती है, बाय फैमिली फिजिशियन, एंड लेवल 2 इज़ अंडर गायनेकोलॉजिस्ट केयर। अब देखो लेवल 1 में हम क्या देखने वाले हैं। जो फैमिली फिजिशियन है उसने जो पेशेंट्स हैं उनको सेक्स एजुकेशन देने को होना, एजुकेट करने को होना पीपल को कि जो मैरिज के बाद उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है वहाँ पे वो एमटीपी ना करें। देन अंडर 2 मतलब लेवल 2 में हम देखने वाले हैं कि मतलब गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहले तो इन्वेस्टिगेट कब करना है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेट वाई मतलब क्यों करना है, और इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करना है। व्हेन टू इन्वेस्टिगेट आफ्टर 1 year ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विद एडिक्वेट फ्रिक्वेंसी, कपल शुड ऑलवेज कम टुगेदर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। रेगुलर इंटरकोर्स के बाद 1 साल हो गया उनको, ठीक है, विद एडिक्वेट फ्रिक्वेंसी, तब उनको इन्वेस्टिगेट करना है। और जो जब इन्वेस्टिगेशन करें ना, तब अभी इनफर्टिलिटी एक मेल और फीमेल दोनों का प्रॉब्लम है, तो इनफर्टिलिटी में कपल को साथ में जाना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, या वाइफ या फिर हस्बैंड दोनों अकेले अकेले ना जाए, इसका ध्यान रखना है। देन व्हाट टू इन्वेस्टिगेट। अब व्हाट टू इन्वेस्टिगेट में उसमें क्या है, सुनाओ हमें स्टेप 1 में क्या देखना है। स्टेप 1 है कंसल्टेशन के लिए, जो हम फर्स्ट 6 months में करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, पहले तो हिस्ट्री ऑफ वाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ हस्बैंड लेनी है। उसमें भी हम क्या करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ वाइफ में हमें नेम, एज, एजुकेशन, प्रोफेशन देखना है वाइफ का, कि जनरल मेडिकल हिस्ट्री देखनी है, उसको कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं, इल डिफेक्ट्स है कि नहीं, उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी है, उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड नोट डाउन करनी है, उसके मेंसेस के कैरेक्टर्स देखने हैं, ब्लड कैरेक्टर कैसा है, इरेगुलर मेंसेस है, रेगुलर मेंसेस है, स्कैंटी मेंसेस है, प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री देखनी है उसकी, कि उसके कितने बच्चे हैं, उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी मतलब वो कितनी बार माँ बन चुकी है, उसका अगर अबॉर्शन हो चुका है तो क्यों और कैसे हो चुका, सेप्टिव प्रैक्टिस कर रही है तो वो कौन सा ड्रग्स ले रही है। देन देखो अब है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। अगर उसको कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि कुछ सेक्सुअल डिसीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जैसे कि गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, या फिर एड्स हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो तो भी हो सकता है। देन सर्जिकल हिस्ट्री में प्रीवियस उसने कुछ सर्जरीज करवाई हुए रिलेटेड टू द जेनिटल ट्रैक्ट्स, या फिर उसने सिजेरियन सेक्शन वगैरह करवाया है, तो वो भी हमें देखना है। हाँ, हिस्ट्री ऑफ एमटीपी उसकी देखनी है। हिस्ट्री ऑफ एमटीपी में उसने मतलब क्यों एमटीपी की है, उसका कॉज क्या है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। नाउ से हिस्ट्री ऑफ हस्बैंड। हिस्ट्री ऑफ हस्बैंड में भी हमें सेम वैसे ही करना है, नेम, एज, एजुकेशन, प्रोफेशन, उसकी इजैकुलेटरी हिस्ट्री देखनी है। अगर उसको कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो तो वो भी देखना पड़ेगा। उसके कुछ सेक्सुअल डिसीजेस जैसे कि गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया। देन एनी बैड हैबिट्स में भी अगर स्मोकिंग और टबैको जैसे बैड हैबिट्स होंगी तो वो भी हमें उसको पूछना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी किस का, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, थरो एग्जामिनेशन करना है वाइफ का हेड टू फुट। उसमें हमें क्या देखना है, एनीमिया के लिए देखना है, ठीक है। अगर उसको एनीमिया हो, थायराइड हो, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो फाइंड आउट करना है, हाइट, वेट, बीपी सब देखना है। देन एब्डोमिनल एंड बायोएनुअल एग्जामिनेशन करना है उनका, ठीक है। बायोमेनुअल एग्जामिनेशन मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ 2 hands, ठीक है। देन हस्बैंड। अब हस्बैंड में भी क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा हेड टू फुट, ठीक है, हाइट, वेट, बीपी। देन सिस्टमिक एग्जामिनेशन करना पड़ेगा उनका, ठीक है। देन एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया करना पड़ेगा, मतलब उनका अगर पेनिस, स्मॉल पेनिस है, माइक्रो पेनिस है, या फिर पेनिस की साइज प्रॉपर है कि नहीं, हमें वो भी देखना पड़ेगा। देन टेस्टिकुलर वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा। अब है हमारे पास नाउ हमें क्या करना है, रूटीन लैब टेस्ट करनी है। रूटीन लैब टेस्ट जो करनी है वो वाइफ एंड हस्बैंड दोनों के लिए करनी है। वाइफ में क्या करेंगे, हम ब्लड टेस्ट करेंगे, जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। फिर एबीओ आरएच ग्रुपिंग करेंगे, वीडीआरएल टेस्ट करेंगे सिफिलिस का इन्फेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। देन यूरिन एनालिसिस करेंगे, अगर कुछ यूटीआई वगैरह का प्रॉब्लम हो तो हमें वो फाइंड आउट करने में ईजी जा सकता है। देन हस्बैंड का देखो, हस्बैंड में क्या करना है हमको, सीमेन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सीमेन एनालिसिस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हस्बैंड के इन्वेस्टिगेशंस में, रूटीन लैब टेस्ट में। जैसे कि है हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल सीमेन रिपोर्ट देखना है उनका, ठीक है। अगर सीमेन में कुछ ग्रॉस एबनॉर्मलिटी हो मतलब एआरटी का यूज़ करना पड़ेगा। देन अभी सीमेन जो है उसका कलेक्शन मेथड क्या है कि सीमेन शुड बी कलेक्टेड आफ्टर बीइंग 2 hours ऑफ सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल सीमेन रिपोर्ट हम देखेंगे, उसमें भी क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल सीमेन रिपोर्ट में जो वॉल्यूम है सीमेन का वो ग्रेटर देन 2 ml होना चाहिए, ठीक है, या फिर 2 ml होना चाहिए। देन जो सीमेन का, अब हम स्पर्म काउंट देखेंगे, जो स्पर्म काउंट है वो ग्रेटर देन 20 मिलियन। अभी रिसेंटली अब मैंने बुक में देखा था उसमें भी है कि ग्रेटर देन 40 मिलियन पर इजैकुलेशन होना चाहिए। देन उसके जो अब मोर्टेलिटी फैक्टर है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, मोर्टेलिटी फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन 50% होने चाहिए, या फिर पीएच जो है उसका 7.2 to 7.8 के बीच में होना चाहिए।
देने कुछ स्टैंडर्ड सब नॉर्मल सीमेन रिपोर्ट। अब स्टैंडर्ड सब नॉर्मल सीमेन रिपोर्ट में क्या है कि जैसे हो गया मतलब अजूस्पर्मिया, ठीक है, अजूस्पर्मिया, अजूस्पर्मिया मतलब क्या कि नो स्पर्म इन सीमेन, एंड ओलिगोस्पर्मिया मतलब क्या कि स्पर्म काउंट लेस देन 10 मिलियन, ठीक है। लो वॉल्यूम इजैकुलेशन इम्पोर्टेंसी, ये भी हमें देखना पड़ेगा, ओके। अब हार्मोन टेस्ट में देखो, अब हार्मोन टेस्ट में क्या करना है हमको कि जो सीमेन है उसका सब नॉर्मल कॉजेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो क्यों, जैसे कि हम हो गए FSH, LH, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, TSH, ये सब जो हार्मोन है हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मतलब टेस्ट करेंगे। अब देखो सीरम FSH है, ठीक है, जो सीरम FSH अलॉन्ग विद LH अगर वो बढ़ जाए, ठीक है, ठीक है, इंक्रीज कॉजेज टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन, उसकी वजह से टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन हो सकता है और हाइपोगोनाडिज्म भी हो सकता है। देन टेस्टोस्टेरॉन, अब टेस्टोस्टेरॉन का जो है अगर टेस्टोस्टेरॉन डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से लीडिंग सेल का जो डिस्फंक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ना सी अब क्या है प्रोलैक्टिन, अगर प्रोलैक्टिन का इंक्रीज हो जाए तो प्रोलैक्टिन का जो इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या कॉज करेगा, वो इम्पोर्टेंसी कॉज करेगा, ठीक है ना। स्टेप 2 ऑन द 7th मंथ। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि फीमेल के लिए जैसे सॉफ्ट डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर करने का जो टाइम है हम कब करते हैं, ऑन 19 to 21st डे ऑफ साइकिल, ठीक है, डन ऑन प्री मेंस्ट्रुअल वीक ऑफ मेंसेस साइकिल। अब इसका पर्पज़ क्या रहता है, हम क्यों करते हैं सॉफ्ट डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, ठीक है, कि फॉर डिटेक्शन ऑफ ओव्यूलेशन फ्रॉम सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम, ठीक है, हमें क्या डिटेक्ट करना रहता है, ओव्यूलेशन डिटेक्ट करना रहता है एंडोमेट्रियम के लाइनिंग से। अब यहाँ पे हमें एक नोट डाउन करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज है ये एक ही बार की जा सकती है, ठीक है। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में है हिस्टेरोसल्फेंजोग्राफी, ठीक है। अब वो कब की जाती है, ड्यूरिंग द 3rd, 6th एंड 13th मंथ। अब हिस्टेरोसल्फेंजोग्राफी जिसको हम HSG बोलते हैं उसका टाइम क्या है, डन ऑन 7th to 12th डे ऑफ साइकिल, ठीक है। अब इसका पर्पज़ क्या है, टू इन्वेस्टिगेट। हम हिस्टेरोसल्फेंजोग्राफी जब करते हैं तब हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, यूटेराइन कैविटी उसका शेप, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब उसका शेप, उसकी पेटेंसी हमें फाइंड आउट करनी रहती है, इसके लिए हम हिस्टेरोसल्फेंजोग्राफी करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जैसे जैसे सस्पिशियस केसेस रहते हैं टीबी वगैरह कि यहाँ पे अगर बंदी को टीबी हो तो वहाँ पे हमें ये हिस्टेरोसल्फेंजोग्राफी हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वहाँ पे टीबी हो तो हम हिस्टेरोसल्फेंजोग्राफी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। वाई, क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते, अगर उसको टीबी होगा तो वो क्या करेंगे, हम इन्वेजिव प्रोसेस करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से फ्लूइड स्प्रेड होगा और ऑल ओवर बॉडी इन्फेक्शन स्प्रेड अप होगा, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या है कि फॉर लास्ट 4 मंथ्स हम ये फोर्थ स्टेज परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल बेसल बॉडी टेम्परेचर उसका डिटेक्शन। सो देखो अगर प्रेगनेंसी अकर हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा कि बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है उसका राइज होगा, ठीक है, और इन अन ओव्यूलेटरी साइकिल वहाँ पे क्या होगा, राइज नहीं, वहाँ पे डिप्रीवेंट होगा बेसल बॉडी टेम्परेचर का। अब बेसल बॉडी टेम्परेचर का हम अगर कर्व देखें तो वहाँ पे ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज साइकिल के वहाँ पे क्या होगा, 98 डिग्री से वो कम होगा बेसल बॉडी टेम्परेचर। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन फेज वो ड्रॉप हो जाएगा हाफ डिग्री से, ठीक है, और देन ल्यूटियल फेज में क्या होगा, वो अगेन बढ़ जाएगा और वापस 98 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम मतलब वो हेल्प किस में करेंगे, हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि मतलब बंदी का ओव्यूलेशन हो रहा है, फिर ठीक है बाद में उसका पोस्ट कॉर्टल टेस्ट करने का टाइम क्या है और एंडोमेट्रियल बायोप्सी हमें कब करनी है, ये सब करने में हमें ये बेसल बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी वी हैव सम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। सब स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस में भी हमारे पास क्या क्या है, पहला तो है हमको अल्ट्रासोनोग्राफी करनी है, USG, ठीक है। अब USG के इंडिकेशंस क्या है, जब मतलब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होंगी या फिर फॉलिकुलोमेट्री होंगी तब हम यहाँ पे USG करते हैं परफॉर्म। अब फॉलिकुलोमेट्री मतलब क्या है, ऐसी प्रोसीजर जहाँ पे हम फॉलिकल्स की मॉनिटरिंग करेंगे कि फॉलिकल्स की ग्रोथ अच्छी है कि नहीं। फॉलिकल्स मतलब ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है, मतलब 9 to 20 डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं, किस पैटर्न में हो रही है, हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं फॉलिकुलोमेट्री में। अब सेकंड वन है लैपेरोस्कोपी। अब लैपेरोस्कोपी के इंडिकेशंस क्या है, जैसे ट्यूबोपेरिटोनियल फैक्टर, ठीक है, जहाँ पे हम SH शो करेंगे हमें एबनॉर्मल फाइंडिंग्स या फिर अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी होंगी, अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी भी होंगी तो वहाँ पे हम लैपेरोस्कोपी परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे से। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्टेरोस्कोपी, ठीक है। अब हिस्टेरोस्कोपी में हमको क्या करना रहता है, हिस्टेरोस्कोपी में हम हिस्टेरोस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है वो इंसर्ट करते हैं वजाइना में, ठीक है, वहाँ पे हम यूटेराइन एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है। अब ये देखो एंडोमेट्रियल, अगर यहाँ पे पॉलिप फॉर्म हो रहा है, ये डायग्राम में क्या फॉर्म हो रहा है, एंडोमेट्रियल पॉलिप फॉर्म हो रहा है, तो हम हिस्टेरोस्कोप ऐसे वजाइना से नीचे से इंसर्ट करेंगे, ठीक है, यूटेरस के अंदर, और वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड, ठीक है, वो हम पूरा अंदर का जो है वो मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ है वो हम देख सकते हैं इजीली। अब ये है फर्न टेस्ट। अब हम फर्न टेस्ट क्यों कर सकते हैं कि इसका मेन प्रोसीजर क्या रहता है। पहले तो ये मैं बता रही कि ये टेस्ट किसके लिए रहती है, सर्वाइकल फैक्टर डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट रहती है। तो फर्न टेस्ट का पर्पस क्या है कि इनडायरेक्ट ओव्यूलेशन टेस्ट ये क्या रहती है, हम इसमें हमें क्या पता चलता है कि इनडायरेक्टली ओव्यूलेशन टेस्ट है ये, ठीक है। अब ये हम कब करते हैं, डे 12 और 12 पे। अब फर्न टेस्ट रेफर्स टू विजुअलाइजेशन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक फर्न लाइक पैटर्न। यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि जब हम ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तब हमें फर्न लाइक पैटर्न दिखाई पड़ता है, ठीक है, स्लाइड पे। और जो मतलब इसकी प्रोसीजर क्या है, इन शॉर्ट मैं आपको बता रही कि सर्वाइकल म्यूकस जो है वो रिमूव किया जाता है सर्वाइकल कैनाल से, वो ग्लास स्लाइड पे स्प्रेड किया जाता है, ड्राई किया जाता है और एग्जामिन किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप 15 मिनट्स के बाद। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, टिपिकल फोन पैटर्न ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। और मेनली मतलब क्या है कि इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ये साइन क्या है, प्री ओव्यूलेशन का साइन है, मतलब ये गुड साइन है, ठीक है। नाउ सी पोस्ट कोइटल टेस्ट। अब नाम से पता चला ये हम टेस्ट कब करेंगे, कोइटस के बाद, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के जस्ट बाद। तो ये इसका मेन कॉज क्या है, टू आइडेंटिफाई सर्वाइकल म्यूकस इंसेमिनेशन। सो इसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रोसीजर क्या है, पहले तो मैं आपको बता रही कि यहाँ पे वाइफ जो है वो आफ्टर इंटरकोर्स 2 से मतलब 12 आवर्स के अंदर, ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस जो है वो एस्पिरेट करेंगी, और उनका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो लैब में हम लेके जाएंगे और लैब पे हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसको एग्जामाइन करेंगे। सो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वहाँ पे हमें 10 मोटाइल स्पर्म मिल सकते हैं। अगर हमें मोटाइल स्पर्म मिले तो ये हमें पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट कर सकती है, ठीक है, स्टैंडर्ड पॉजिटिव टेस्ट उसको बोल सकते हैं। देन थ्रेड फॉर्मेशन डिटेक्शन, ठीक है, इफ़ इट फॉर्म्स देन इट शोज प्री ओव्यूलेशन, गुड एस्ट्रोजेनिक साइन बोल सकते हैं उसको। अगर थ्रेड फॉर्मेशन अच्छे से हो जाए तो वहाँ पे प्री ओव्यूलेशन गुड साइन एस्ट्रोजेनिक कंडीशन क्रिएट हो सकती है। और बट ये क्या है कि ये जो टेस्ट है ना ये बहुत अच्छी है, बट ये अभी के टाइम पे यूज़ नहीं की जा सकती, मतलब नहीं करते यूज़। देन देखो अब यहाँ पे क्या है, बहुत से मतलब अदर टेस्ट है जो है एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में क्या है कि हम देखते हैं जब हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं तब हमें कुछ सेक्रेटरी चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। तो उसका मीनिंग क्या रहता है कि अगर सेक्रेटरी चेंजेस है तो वहाँ पे ओव्यूलेशन हो रही है, ठीक है। देन स्पिन बर्केट एग्जामिनेशन, पहले तो ये स्पिन बर्केट एग्जामिनेशन का नाम कैसे पड़ा मैं आपको बता रही हूँ कि स्पिन जो है ये एक जर्मन वर्ड है, उसका मीनिंग क्या रहता है, स्ट्रेचनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हम ये टेस्ट करेंगे तो हमें क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि जो स्ट्रेचेबिलिटी है म्यूकस की, ठीक है, उसकी हम स्ट्रेचेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्योंकि वहाँ पे जो होता है वो लॉन्ग थ्रेड फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है। फिर वजाइनल साइटोलॉजी, अब वजाइनल साइटोलॉजी क्यों करेंगे, वहाँ पे हमें नेविकुलर सेल्स जो है वो नेविकुलर सेल्स दिखाई पड़ेंगे जो बोट शेप के बेनाइन एपिथेलियल सेल्स होते हैं। अगर ये प्रेजेंट होंगे तो हमें वो क्या इंडिकेट करेंगे, ओव्यूलेशन हो रहा है ऐसा इंडिकेट करेंगे। देन हम फाइंड करेंगे ल्यूटियल फेज डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट उसके लिए हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी परफॉर्म कर सकते हैं। हमें अब ल्यूटियल फेज डिफेक्ट जो है वो देखना है कि वो एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। जो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होता है वहाँ पे क्या होता है कि इनएडिक्वेट ग्रोथ हो जाती है और फंक्शन परफॉर्मेंस हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम का, ठीक है। यहाँ पे डिफेक्टिव फॉलिकुलोजेनेसिस भी क्रिएट हो सकती है। ऐसे रीजंस में मतलब हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए एंडोमेट्रियल बायोप्सी परफॉर्म करनी पड़ेंगी। नाउ सी, अब हमें कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी हम कर सकते हैं। So guys, here we have completed our investigations of infertility, both male and female. So if you like my video, then do like, subscribe and share my video, and we will see in next session the homeopathy in infertility and its management.